नमस्कार, वेलकम टू दोगला वर्ल्ड। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को पूरा देखिए और कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, सब्सक्राइब और लाइक के साथ। वो दिन था 12 अप्रैल 2017। समय करीब सुबह 10 बजे। अफगानिस्तान में सभी अफगानी आईएस मेंबर्स का मीटिंग हो रहा था। एक ऐसा मीटिंग जिसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है और वो है भारत में बड़ा धमाका। India's central intelligence agencies that are on high alert after Al-Qaeda in the Indian subcontinent, also known as AQIS, issued a warning. करीब 4.5 घंटा ये मीटिंग चलने के बाद आईएस लीडरशिप मीटिंग खत्म करके अपना घर लौटते हैं और जो गाड़ी वहां से लौट रहा था उनमें से एक पोजेरो गाड़ी में बैठा हुआ था टीटीपी का खूंखार कमांडर मुल्ला हबीबुर रहमान। वो पाकिस्तान का आतंकी ग्रुप टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान छोड़कर अभी आईएस ज्वाइन किया था और ये पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई का बड़ा लाडला हुआ करता था। और हबीब के साथ उस पाजेरो में 5 लोग बैठे हुए थे। उनमें से एक का नाम था शाहिद मोमिनुल्लाह और ये हबीब का ग्रुप में अकेला बंदा था जो कि पढ़ा लिखा था, इसीलिए वो हबीब का अकाउंट्स देखता था। दरअसल शाहिद को उसका चचेला भाई ने 3 साल पहले हबीब के ग्रुप में काम पे लगाया था और शाहिद का मेहनत और उसका सूझबूझ से हबीब बहुत खुश हो जाता था, इसलिए वो बहुत कम दिन पे हबीब का खास आदमी बन गया। और वो लोग 12 अप्रैल को घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाता है, तो इसीलिए थोड़ा कुछ बात करके सब सोने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन 13 अप्रैल 2017 अफगानिस्तान का उर्जुगान में हबीब हमेशा की तरह सुबह 4:30 बजे उठ जाता है नमाज अदा करने के लिए। और नमाज अदा करने के बाद वो काफी देर तक शाहिद को नहीं देखता है, इसलिए वो अपना सेकंड कमांडर हारून को शाहिद के बारे में पूछता है। हारून, भाईजान कल रात से शाहिद को उल्टी और बुखार हो गया था, इसलिए मैंने ही बोला था उसे डॉक्टर के पास जाने के लिए। वो आज दोपहर तक आ जाएगा। और इस तरफ साउथ अफगानिस्तान का शहर कंधार में शाहिद बस से उतरता है और एक टमटम पकड़कर कुछ देर जाने के बाद फिर टमटम से उतरकर एक गली में पैदल चलने लगता है और फिर वो उस गली में एक क्लिनिक पर जाता है और वहाँ पे डॉक्टर उसका चेकिंग करने के बाद उसे दवाई देते हैं और फिर शाहिद 5 अफगानिस्तानी नोट टेबल के ऊपर रखकर वहाँ से चले जाता है और डॉक्टर वो नोट पाने के बाद क्लिनिक को बंद करके अपने घर चले जाते हैं। और घर पहुँचते ही वो अपना खिड़की और दरवाजा बंद कर देते हैं और एक टेबल के पास बैठ जाते हैं और टेबल के ऊपर रखा लैंप को ऑन करके एक मैग्नीफाइंग ग्लास में वो नोट को देखने लगते हैं और उस नोट में बेहद ही छोटे छोटे अक्षर में एक कोड लिखा गया था। लगभग आधे घंटे के बाद डॉक्टर उस कोड को डिकोड कर लेते हैं और जो निकला उसे एक सादा पेपर में लिखते हैं और वो कुछ ऐसा था। कैपिटल में इस साल सीरियल मैच खेलने के लिए प्लानिंग है। खिलाड़ी कैपिटल के किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले चुका है। और ये देखते ही डॉक्टर का होश उड़ जाता है और साथ में दिल्ली में स्थित R&AW का हेडक्वार्टर में भी हड़कंप मच जाता है। असल में पिछले 3 साल में हबीब के पास काम करने वाला वो शाहिद मोमिनुल्लाह R&AW का एक अंडर कवर एजेंट है जो कि पिछले 7 साल से पाकिस्तान में था और वहां से हबीब का ग्रुप ज्वाइन किया था। और वो अफगानी डॉक्टर भी असल में R&AW का एक एसेट था। और अभी R&AW को यह पता चल चुका था दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट होने वाला था और सीरियल ब्लास्ट करने वाली ये खूंखार आतंकी दिल्ली में किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले चुका है। दिल्ली एनसीआर में लगभग 300 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज है और हर साल हजारों से ज्यादा अफगानी स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने आते हैं। और R&AW को यह पता था कि इनमें से कोई भी हो सकता है, लेकिन उसके पास बहुत सारा सवाल था कि ये कौन है, कहाँ है और ये ब्लास्ट वो कैसा करेगा और कहाँ पे करेगा। भेड़ के घाल में छुपा इस भेड़िए को पकड़ने के लिए R&AW का कुछ ऑफिसर्स ने एक ऑपरेशन लॉन्च कर देते हैं जिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन विद्यार्थी। अफगानिस्तान से ये इनपुट आने के बाद R&AW का चीफ अनिल दसमाना ने अपना एक सीनियर एनालिस्ट को इस केस का बागडोर दे देते हैं जिनका कोड नेम था सौम्य कृष्णन। एंटी टेरर ऑपरेशन में महारत हासिल करने वाला कृष्णन पाकिस्तान के केपीके में पूरा 3 साल बिता चुके थे। ऑफिसर कृष्णन को यह पता था कि अगर आईएस का एक आतंकी यहाँ पे एक स्टूडेंट के हिसाब से रह रहा है तो उसे फाइनेंशियल हेल्प जरूर मिलती होगी। और उन्हें यह भी पता था कि आईएस के लिए अगर मनी लॉन्ड्रिंग का काम किया जाता है तो वो पूरी दुनिया में एक ही जगह से किया जा सकता था और वो जगह है दुबई।
और यही कारण था जो सबसे पहले एक ऐसा सीनियर ऑफिसर को चुने थे जो कि पैसों की हेरफेर को मीलों दूर से सूंघ लेता था। और ये सीनियर ऑफिसर का नाम था आनंद प्रकाश। 50 वर्षीय प्रकाश का यही खासियत था कि वो आरंभ में बहुत सारा लैंग्वेज जानने के साथ साथ किसी भी आदमी को अपना फ्रेंड बना लिया करते थे। इसीलिए वो आरंभ में अपना बहुत सारा असेट्स भी बना लिए थे। वो 2001 और 2007 के बीच मिडिल ईस्ट में काम कर चुके थे और वो इसी दौरान मिडिल ईस्ट में CIA के कुछ एजेंट्स को अपना असेट बना चुके थे। कृष्णन द्वारा चुने गए दूसरे एजेंट को RNAW में द हिप्नोटिस्ट के नाम पे जाना जाता था और इनका कोड नेम था भूपेश त्रिखा। और ये 37 वर्षीय एजेंट इंसान तो इंसान एक पालतू कुत्ते को भी अपना मालिक के खिलाफ बगावत करने की कन्विंस कर लिया करता था। एजेंट त्रिखा इस समय कश्मीर में थे और IS का स्थानीय हैंडलर्स के ऊपर नजर रखते थे और ये खबर आते ही उन्हें तुरंत न्यू दिल्ली बुला लिया जाता है। तीसरे व्यक्ति जो इस ऑपरेशन में था वो दिल्ली पुलिस में एक SI के रूप में काम करता था, क्योंकि संविधान में RNAW देश के अंदर ऑपरेशन नहीं कर सकता। इसीलिए कृष्णन दिल्ली पुलिस में एक SI को सिलेक्ट करते हैं जिसका कोड नेम था अजय राणा। इसी के साथ अफगानिस्तान से आया हुआ उस बेरूपिये को ढूंढने के लिए RNAW का इस टीम तैयार हो चुकी थी। ये टीम जिसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि किसी भी तरह देश के अंदर होने वाला इस ब्लास्ट को रोकना है। इससे पहले कि वो भेड़िया इस देश के अंदर खून बहाता, उसे रोकना बहुत जरूरी था, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। इस समय दिल्ली में 300 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज में करीब 8000 से 10,000 अफगान स्टूडेंट पढ़ाई करते थे और कहना मुश्किल था अफगानिस्तान का वो खूंखार आतंकी दिल्ली में IIT जैसे एक प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ रहा है या फिर गाजियाबाद में एक 4 कमरे वाली कॉलेज में। और इससे पहले RNAW का चीफ दसमाना और इस ऑपरेशन का चीफ कृष्णन PM मोदी को इस केस के बारे में पूरा ब्रीफिंग दे चुके थे और मोदी जी का कहना था कि यह ऑपरेशन पूरी तरह से बाय द बुक होना चाहिए, मतलब कानून के दायरे में। इसके अलावा ये डिसीजन लिया गया था कि इस आतंकी को जिंदा पकड़ना है और ये डिसीजन इंटेलिजेंस के दृष्टिकोण से लिया गया था, क्योंकि भारत इसके जरिए इसका जड़ तक जाना चाहता था और IS का कौन सा ऐसा प्लान है इंडिया के अगेंस्ट वो भी पता लगाना चाहता था। इसका मतलब RNAW को इसे सिर्फ पकड़ना जरूरी नहीं था, उसके खिलाफ पुख्ता सबूत लाना भी जरूरी था, ऐसे सबूत जो एक लंबे समय तक उसे जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा सके। इसी के चलते कृष्णन यह ऑपरेशन को 2 भाग में बांट देते हैं, एक है फाइनेंशियल और दूसरा है ह्यूमन इंटेलिजेंस। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का जिम्मा एजेंट प्रकाश को दिया जाता है। उन्हें दुनिया भर से अफगानिस्तान के साथ होने वाला बैंक ट्रांजैक्शन को देखना था। एक सामान्य अफगानी स्टूडेंट को भारत आके पढ़ने के लिए ठीक ठाक फाइनेंसिंग की जरूरत होती है, लेकिन अगर वो एक स्लीपर सेल से तो फिर वो इंडिया आने के लिए उसे अच्छी खासी फाइनेंस की जरूरत होती है और तब ये फाइनेंसिंग की साइज कई गुना बढ़ जाती है। और इस तरफ SI राणा और एजेंट त्रिखा को दिल्ली के ग्राउंड पर रहते हुए वो इंटेलिजेंस जमा करना था। एजेंट प्रकाश ने मिडिल ईस्ट में CIA के साथ काफी काम कर चुके थे, इसलिए उन्हें पता था कि अगर कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है तो CIA के नज़र में जरूर आता है। 9/11 के बाद CIA ने स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम को हैक करके दुनिया भर में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के ऊपर नजर रखा हुआ था और इसके बाद एजेंट प्रकाश एजेंट सिग्नोर से अफगानिस्तान के साथ हुई दुनिया भर की ट्रांजैक्शन की डिटेल्स मंगा लेते हैं। एजेंट सिग्नोर जो कि अमेरिका का खुफिया एजेंसी CIA का एक एजेंट थे और उनका एजेंट प्रकाश के साथ 2003 में एक एंटी टेरर ऑपरेशन में दोस्ती हो गया था और एजेंट सिग्नोर एजेंट प्रकाश के इस बात में राजी तो हो जाते हैं, लेकिन उनके सामने एक शर्त भी रख देते हैं। लगभग एक हफ्ते के बाद एजेंट सिग्नोर ने एजेंट प्रकाश के सामने अफगानिस्तान के साथ हुई सारे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का डिटेल्स रख देते हैं और एजेंट प्रकाश इसको एनालाइज करने में लग जाते हैं। और उधर SI राणा और एजेंट त्रिखा ने सारे अफगानी स्टूडेंट्स का लिस्ट बना चुके थे जिनको 2 साल के अंदर दिल्ली में किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिला हो, और उस लिस्ट में से एजेंट त्रिखा सारे स्टूडेंट्स को हाईलाइट कर रहे थे जिनके फाइल में उन्हें कुछ अटपटा लग रहा था। और उधर एजेंट प्रकाश CIA से मिला डाटा को एनालाइज कर रहे थे और उनका आंख ऐसा एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में पड़ता है जिसमें दुबई से एक ट्रांसपोर्ट कंपनी से अफगानिस्तान को $50,000 भेजा गया था और वो इस ट्रांजैक्शन को हाईलाइट करके ऑपरेशन का हेड कृष्णन के पास भेज देते हैं। और एजेंट कृष्णन दुबई का इस कंपनी के बारे में पता लगाते हैं तो ये पता चलता है कि ऐसा कोई कंपनी है ही नहीं। और इसके बाद एजेंट कृष्णन ने दुबई में अपना एक एसेट को इस कंपनी के बारे में पता लगाने के लिए बोल देते हैं और उस एसेट का नाम था एजेंट जुल्फी। और एजेंट जुल्फी उस फेक कंपनी से जुड़ी सारे लोगों का पता लगा लेते हैं और ये फेक कंपनी पाकिस्तान से 4 लोग ऑपरेट करते हैं जिनमें से एक का नाम था शामी बखारी।
और ये सामी बुखारी दुबई से अलकायदा और आईएस के लिए फंडिंग के काम करता था और साथ में दिखावा के लिए दुबई में एक मदरसा भी चलाता था और धर्म परिवर्तन करने वाले कामों में भी काफी सक्रिय था। और केवल कुछ ही दिन का सर्विलेंस में एजेंट जुफारी को यह पता चलता है कि बुखारी नामक एक पाकिस्तानी एजेंट को एक खास जगह पे कैंसर है और ये बात खाली कुछ लोगों को पता था। इसलिए एजेंट जुल्फी पता लगाते हैं कि बुखारी किस हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवाता है और फिर वो उस हॉस्पिटल में एक नर्स को अपना प्रेम जाल में फंसाते हैं जो कि एक इंडियन थी। एजेंट जुल्फी नर्स सुपर्णा को, जो कि उस हॉस्पिटल में काम कर रही थी, उससे बुखारी का मोबाइल चोरी करने के लिए बोली। पहले तो प्यार से अंधी सुपर्णा बहुत डर जाती है, फिर भी अपना प्रेमी को बचाने के लिए ये काम करने की तैयार हो जाते हैं और बुखारी का ट्रीटमेंट के दौरान उसका मोबाइल चुरा कर एजेंट जुल्फी को दे देते हैं और अगले दिन एजेंट जुल्फी ने उस मोबाइल को दिल्ली भेज देते हैं और वो मोबाइल दिल्ली में पहुंचते ही एटीएस ने उस मोबाइल का डाटा निकालने में लग जाता है और कुछ ही देर में उस डाटा निकल के आ भी जाता है। बुखारी के मोबाइल से मिले डाटा से यह पता चलता है कि जो आदमी इंडिया के अंदर पढ़ रहा है वो 11 साल की उम्र में अलकायदा ज्वाइन कर लिया था और पिछले 2 साल से आईएस के लिए काम कर रहा है। और इसके अलावा RNAW को उसके बारे में और कुछ जानकारी नहीं मिल रहा था। और उस तरफ दुबई में एजेंट जुल्फी ने नर्स सुपर्णा को सारे सच बोल देते हैं और उन्हें इंडिया भेज देते हैं। साथ में ये भी वादा करते हैं कि वो इंडिया में जिस हॉस्पिटल में चाहेंगे उस हॉस्पिटल में उनको जॉब मिल जाएगा। और इस तरफ ऑपरेशन हेड कृष्णन का बेचैनी बढ़ रही थी क्योंकि ऑपरेशन विद्यार्थी शुरू होते हुए 6 महीना गुजर गया था, लेकिन अभी तक उस आतंकी का कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था। और ऊपर से जब से बुखारी के मोबाइल से मिले नंबर्स को सर्विलेंस में लिए हैं तब से सस्पेक्ट नंबर्स की लिस्ट बढ़ रहा था। फॉर एग्जाम्पल बुखारी के मोबाइल से जो नंबर मिला था उस नंबर से जो भी कॉल आ रहा था या फिर जा रहा था उसका डिटेल्स भी निकालना पड़ रहा था और उस नंबर्स को ट्रैक भी करना पड़ रहा था। और उसी बीच सितंबर 25 रात का 2:30 पर अपनी घर पे सो रहे कृष्णन को एजेंट प्रकाश का कॉल आता है। सर अब जल्दी से हेडक्वार्टर आ जाइए। क्योंकि दरअसल हुआ यह था कि बुखारी के मोबाइल से मिले नंबर्स को ट्रैकिंग करते वक्त एटीएस का एक एनालिस्ट एक कॉल सुन लिया था जो कि अफगानिस्तान से था और अफगानिस्तान से बोलने वाला उस आदमी आईएस का खूंखार फील्ड कमांडर मोहम्मद जहरान है। और वो जिस नंबर पे कॉल कर रहा था वो नंबर इस वक्त न्यू दिल्ली में एक्टिव था। वो कॉल कुछ इस तरह था। सलाम वालेकुम जनाब, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा है। मैं आज फोटोशूट के लिए कुछ जगह देख कर आया हूँ। माशाल्लाह यहाँ फोटोशूट करने बहुत मजा आएगा जनाब। अब बस लंदन वाली कैमरा का इंतजार है। जब वो कैमरा मिल जाएगा इंशाल्लाह मैं फोटोशूट की तारीख और जगह बता दूंगा। कृष्णन को ये तो पता चल गया था कि यहाँ फोटोशूट के मतलब धमाका और कैमरा की मतलब विस्फोटक है, लेकिन कैमरा लाने के संदर्भ में वो लंदन की नाम क्यों लेता है ये समझ में नहीं आया। लेकिन राहत वाली खबर ये थी कि कैमरा के इंतजाम नहीं हुआ था, मतलब विस्फोटक अभी तक उसके हाथ नहीं लगा था। ये सुन के कृष्णन थोड़ा रिलैक्स होते हैं और अगले दिन दिल्ली में उस नंबर किस नाम पर लिया गया था उसका डिटेल्स मंगाते हैं और वो नाम था हुज्जर अब्दुल गफारी। और अगले ही दिन हुज्जर का बैंक अकाउंट डिटेल्स भी मिल जाता है और उसका स्टेटमेंट से ये साफ पता चल रहा था कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान से दुबई के जरिए हुज्जर के अकाउंट को पैसा ट्रांसफर किया जाता था। उसके बाद RNAW का प्लान B शुरू होता है जिसमें वो हुज्जर को पकड़ने के लिए प्लान बनाते हैं। यहाँ पे एजेंट प्रकाश चाहते थे कि कॉलेज के मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर दिया जाए, लेकिन एजेंट रेखा इसे मना कर देते हैं क्योंकि हो सकता है कि मैनेजमेंट से ये बात लीक हो जाएगा और हुज्जर ज्यादा सतर्क हो जाएगा या फिर चला जाएगा। और अभी जरूरत ये था कि कोई हुज्जर के कॉलेज में एडमिशन ले, लेकिन जो भी एजेंट्स इस ऑपरेशन में थे वो सब की उम्र 35 से ऊपर था। इसीलिए RNAW को एक आदमी का जरूरत था जो कि स्टूडेंट जैसा लगे। उसके बाद RNAW का सारे टीम मेंबर लग जाते हैं उस नया एजेंट को ढूंढने के लिए जो स्टूडेंट बनकर हुज्जर के कॉलेज में एडमिशन ले। और ये इसीलिए जरूरी था क्योंकि RNAW हुज्जर के अगेंस्ट पक्की सबूत जुटाना चाहता था, क्योंकि इंडिया के अंदर जो PFI जैसा NGO है जिसे ISI फंडिंग करता है वो लोग इसका बेल के लिए कोर्ट के दरवाजा खटखटा सकते हैं और RNAW ऐसा सबूत जुटाना चाहता था जिसे कोई भी कोर्ट उसे बेल ना दे पाए। तो RNAW लग जाता है अपना नया एजेंट ढूंढने में और इस बार RNAW अपने अंदर नहीं बाहर एक एजेंट ढूंढ रहा था जो 22 साल का एक लड़का था और अभी दिल्ली पुलिस का SI ट्रेनिंग लगभग खत्म कर चुका था।
और उस आदमी का घर मेरठ के पास एक छोटे से गांव में है। और इसी दौरान एसआई कृष्णन ने उनसे बार बार मिलने के लिए एकेडमी जाते थे और पीछे से एजेंट राणा को उसका बायोडाटा निकालने के लिए बोल देते हैं। और एसआई कृष्णन जब उस 22 वर्षीय आदमी से बात करते हैं तब उसे ये पता नहीं चलता कि एसआई कृष्णन है कौन और वो उनसे बार बार क्यों मिलते हैं। और फिर एक दिन एजेंट कृष्णन उस 22 वर्षीय आदमी को बोल देते हैं कि वो कौन है और वो क्यों उनके साथ बार बार मिलते हैं। और ये सुनकर वो युवक बहुत डर जाता है, लेकिन भारत देश के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। उससे पहले कि वो युवक हाँ बोले, एजेंट कृष्णन बोलते हैं कि तुम इसके बारे में किसी को भी नहीं बताओगे, ना माँ बाप, कजन या फिर गर्लफ्रेंड। और फिर फाइनली वो युवक मान जाता है। उसके ठीक अगले दिन उस युवक को एक होटल में भेज दिया जाता है जहां उन्हें उस ऑपरेशन के बारे में सारा डिटेल्स बोला जाता है और उसे इस ऑपरेशन के लिए एक कोड नेम भी दिया जाता है जो था जावेद खान। और एजेंट प्रकाश को उनका पिता का रोल के लिए चुना जाता है और उनका नाम रखा जाता है दिलजाद खान। और फिर कुछ ही दिनों में जावेद के लिए नया डॉक्यूमेंट्स बनाया जाता है और वो उसी कॉलेज में एडमिशन के लिए जाता है जहां हुजैर पढ़ता था, लेकिन वो कॉलेज लेट एडमिशन के लिए मना कर देता है और यूनियन मिनिस्टर का कॉल जाते ही वो एडमिशन दे देता है। और अभी जावेद का काम यह था कि वो हुजैर के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाए, इसीलिए हॉस्टल में हुजैर जिस कमरे में रहता है उसी के पास वाला कमरे में जावेद को रखा जाता है। फिर धीरे धीरे वो दोनों दोस्त भी बन जाते हैं। एक दिन एजेंट जावेद ने हुजूर को हॉस्टल छोड़कर एक प्राइवेट रूम लेने के लिए बोलता है और हुजूर इसका कारण पूछते ही जावेद बोलता है कि यहाँ पे कुछ दिन बाद दिवाली आएगा और ये साले हिंदू लोग पटाखे फोड़ के उन्हें परेशान करेंगे और उसका बस चले तो ये साले सारे हिंदुओं को मौत के घाट उतार देता। और ये सुनकर हुजूर एजेंट जावेद को चुप होने के लिए बोलता है और हुजूर के हिसाब से उसे एक सच्चा दोस्त मिल ही जाता है। और ये रूम लेने के बाद सुनते ही हुजैर बोलता है कि वो साउथ दिल्ली में रूम लेगा और ये बात जावेद ने अपना इनक्रिप्टेड फोन पे कृष्णन को बता देते हैं। और ये सुनते ही कृष्णन को पता चल जाता है कि हुजैर का जो टारगेट है वो साउथ दिल्ली होने वाला है। इधर जावेद और हुजैर नए रूम पे शिफ्ट हो जाते हैं और उस तरफ एजेंट राणा और एजेंट त्रिक्षा ने इसके ऊपर नजर रखे हुए थे। और ईटीएस के हेडक्वार्टर के अंदर एजेंट प्रकाश हुजैर का सारे फोन कॉल्स सुन रहे थे। ऐसे ही एक फोन कॉल्स में उन्हें पता चलता है कि हुजैर अपना टारगेटेड जगह सिलेक्ट कर लिया था और वो था न्यू दिल्ली एयरपोर्ट, अंसल प्लाजा मॉल और साउथ एक्सटेंशन का मार्केट। इधर हुजैर अपने दोस्त जावेद को बोलता है, यार जावेद मेरे लिए एक काम कर सकता है, मैं बहुत दिन से एक चीज ढूंढ रहा हूँ लेकिन यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तू मेरे लिए ला सकता है? जावेद, हाँ भाई बोल, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। और फिर हुजैर कुछ ऐसा बोलता है जो सुनकर जावेद पूरी तरह से डर जाता है, लेकिन वो चेहरे पे नहीं लाता है। इसके बाद जावेद हुजैर को गले लगाता है और बोलता है, भाई तुम खुदा का सच्चा बंदा हो, यहाँ पे मेरा मामा का कुछ कॉन्टैक्ट्स है, मैं उनसे बात करके ये अरेंज करवा दूंगा। और इसके कुछ देर बाद एजेंट जावेद ने रूम से कुछ लाने के लिए बाहर निकलते हैं और फिर एजेंट प्रकाश को कॉल करके बोलते हैं, सर ये सामान लाने के लिए बोल रहा है। सामान? वेरी गुड, कौन सा सामान लाने के लिए बोला? सर वो टीएटीपी लाने के लिए बोल रहा है। और ये सुनकर एजेंट प्रकाश के हाथ से मोबाइल गिर जाता है, क्योंकि टीएटीपी वो विस्फोट है जिसका छोटा सा क्वांटिटी भी बहुत बड़ा धमाका कर सकता है। 22 मई 2017 में मैनचेस्टर में होने वाला धमाका भी टीएटीपी का हुआ था। और अभी एजेंट कृष्णन को पता चलता है कि वो उस दिन लंदन वाला कैमरा क्यों बोला था। और फिर RNAW टीएटीपी का एक डमी विस्फोटक बनाते हैं और जावेद के जरिए हुसैन को दे देते हैं और हुसैन RNAW का एक डमी अकाउंट में 2 लाख रुपए भेज भी देता है। और जैसे जावेद टीएटीपी को लेकर रूम के अंदर जाता है तो हुजैर जावेद के सामने बंदूक लगा लेता है और बोलता है उसे खोलने के लिए। फिर जब जावेद उसे खोल के हुजैर को दिखा देता है तो हुजैर गन निकाल लेता है और माफी मांगते हुए जावेद का गले लगता है और बोलता है, भाई तूने मेरा बहुत हेल्प किया, तुझे पता नहीं इसके पीछे कितने बड़े बड़े लोगों का हाथ है, अगर ये सक्सेस होता है तो तुम भी उनके साथ जरूर मिलोगे। और इसके बाद खाना लेने के बहाने में जावेद ने रूम से बाहर निकल जाता है और फिर कुछ ही मिनटों के बाद दरवाजे में आवाज आता है और हुजैर टीएटीपी को छुपाकर दरवाजा खोलता है। और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो देखता है दिल्ली पुलिस का हट्टा कट्टा स्पेशल फोर्स उसके सामने खड़ी है और उनका बंदूक हुजैर की तरफ है। दरअसल कुछ देर पहले
जावेद जब ये टीएटीपी लेकर आ रहा था उसके पीछे दिल्ली का स्पेशल फोर्स का कमांडर भी एक गाड़ी में आ रहे थे और वो जिस ऑटो में आ रहा था उस ऑटो चलाने वाला भी एक दिल्ली पुलिस का स्पेशल कमांडर था। और जैसे हुजैर रूम खोलता है तो दिल्ली पुलिस का हट्टे कट्टे 8 जवान बिजली के रफ्तार से उसके घर के अंदर चले जाते हैं और हुजैर के ऊपर टूट पड़ते हैं। और जब हुजैर बाहर आके देखता है तो उसका रूम को दिल्ली पुलिस का स्पेशल फोर्स चारों तरफ से घेर रखा था। और ऐसे RNAW ने दिल्ली के अंदर होने वाला एक सीरियल ब्लास्ट को रोका था और अपना ऑपरेशन विद्यार्थी को सक्सेसफुली कंप्लीट किया था।